जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आप सबके लिए सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए, चाहे फिर वो BSSC इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम हो, SSC GD का एग्ज़ाम हो, या फिर CTET, STET, या फिर अभी यूपी पुलिस का भी भर्ती भी निकल चुका है, वो सबको एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप सबके लिए स्पेशल साइंस का क्लास लेकर के आया हूँ, सेट लेकर के आया हूँ, जो कि 25 क्वेश्चन का सेट होगा। मैं आप सबको ये भी बता दूं कि जो मैं सेट लगातार करा रहा हूं या कराऊंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म से लिए हुए होंगे। तो मैं बिना लेट किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन देख सकेंगे। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, बाह्य तापमान पे, है ना, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, वायु गति पर, या उपयुक्त में से सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। एक्चुअली में क्या है, अगर वाष्पीकरण यहाँ पर दिया हुआ होता, क्या अगर वाष्पीकरण दिया हुआ होता तो आपके लिए सबसे सुटेबल आंसर हो जाता, तो फिर ये इतना ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हकीकत में होता क्या है ना कि जब घड़े से जब जल का वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा जल से प्राप्त होता है। ठीक है, तथा जल क्या हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है। ध्यान में रखेंगे, जब भी वाष्पीकरण का दर बढ़ता है तो वाष्पीकरण के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो कहाँ से प्राप्त होता है? जल से प्राप्त होता है, जिसके वजह से जल क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे हम अगर और थोड़ा सा बात कर ले, एक वर्ड आता है ऊर्ध्वपातन। मैं आपको बताते चले जाता हूं ऊर्ध्वपातन में क्या प्रक्रिया होता है। वाष्पीकरण के बाद मैं ऊर्ध्वपातन का बात करूंगा। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो वस्तु होता है या पदार्थ जैसा भी कह ले, वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। किससे? ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल इसका पूछूं तो आप बिना देर किए हुए एक एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें आपका नाम आता है कपूर का। क्या? कपूर का। लेकिन एक दो और हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। कल के डेट में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वस्तु है या कौन ऐसा है जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता है। आपके पास ऑप्शन दे देगा 3, 4, और 3 आपका सही होगा, 1 गलत होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले एक तो कपूर हो गया, दूसरा ठोस शुष्क बर्फ। क्या? ठोस शुष्क बर्फ। तीसरा नेफ्थेलिन। क्या? नेफ्थेलिन। आप जानते भी होंगे, दिमाग में होना ना होना वो अलग मैटर है। नेफ्थेलिन। इसके बाद एंथ्रासीन है। ध्यान में रखेंगे, क्या है? एंथ्रासीन। इसके बाद मैं एक और बता दूं, बेंजीन इत्यादि। इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं। हाँ, एक और चीज है अमोनियम क्लोराइड। ये सब जितने हैं, अमोनियम क्लोराइड, ये सब जितने हैं सारे के सारे क्या हैं? वो ऊर्ध्वपातन को फॉलो करते हैं। ध्यान में रखेंगे। एक चीज और, हम वाष्पन के दर से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी चीज मैं आपको बताते चलूँ, डिस्कस करते चलूँ कि जिस द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा, हम क्वथनांक, ये तो गलनांक क्वथनांक आप सभी जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्वथनांक मतलब क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो जिस द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा उसके वाष्पन की दर उतना ही अधिक होगा। ध्यान में रखेंगे, जिस द्रव का क्वथनांक जितना ही कम होगा उसका वाष्पन की दर उतना ही अधिक होगा। ध्यान में रखेंगे। तब एक और हम बात करते चले, रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण की दर इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है? रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 द्रव का क्वथनांक। क्या? 1 द्रव का क्वथनांक। उम्मीद करते हैं कि सब जितना मैंने भी आपको जानकारियां दी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। ठीक है, और आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो आप बिल्कुल ही चैनल से जुड़ रहिए, इस तरह का जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपको एक्सप्लेन कराते चलूंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3, अनुनाद के कारण। अच्छा, ये अनुनाद होता क्या है? तो अनुनाद में उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति प्राकृतिक की ध्वनि की आवृत्ति के बराबर होती है। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है? ठीक है, तो अनुनाद में उत्पन्न की ध्वनि की आवृत्ति प्राकृतिक ध्वनि की आवृत्ति के बराबर होती है। ये भी चीज ध्यान में रखेंगे। एक और वर्ड आया है इसमें, व्यतिकरण, है ना। एक व्यतिकरण है। अच्छा, व्यतिकरण क्या होता है? थोड़ा व्यतिकरण को समझ लेंगे।
जब दो या दो से अधिक, क्या है, जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप मतलब एक दूसरे को कवर कर लेना। जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो ऊर्जा का पुनः वितरण होता है, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक और वर्ड है विवर्तन। अच्छा, विवर्तन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। जब ध्वनि तरंगे अवरोध के किनारों से मुड़ जाती है तो इसे हम ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। आप इसको ऐसे समझें, अगर विवर्तन नहीं समझ में आ रहा है तो, जैसे आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और बीच में आप कार लेकर के जा रहे हैं और बीच में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, तो आप क्या करेंगे, स्पष्ट बात है कि उसके बगल से निकल जाएंगे। क्या करेंगे, उसके साइड से निकलेंगे। यही सिचुएशन इसके साथ भी होती है। जब ध्वनि विचलन करती है, ध्वनि चलती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनके सामने जो ऑब्स्टेकल आता है, अवरोध आता है, तो उससे न जा करके बल्कि क्या होता है, ये किनारे से गुजर जाती है। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। परावर्तन तो आप समझते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, यही सब चीज़ है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है हाँ, एक द्विधनात्मक आयन एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना दिया हुआ है, 2 है, 8 है, 14 है, ठीक है। तो इसका हम कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे दोस्तों। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 प्लस में 8 प्लस में 14 और प्लस में फिर हम 2 लेंगे। ये 2 क्यों लेंगे, चूंकि ये द्विधनात्मक आयन है। क्या है, द्विधनात्मक आयन है। द्विधनात्मक आयन का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं तो मेरा 26 क्या आ गया, 26 जो आ गया मेरा टोटल क्या आ गया, ये दोस्तों यहाँ पे परमाणु संख्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया। ध्यान में रखेंगे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर होता है, यानी P = E आप जानते हैं। अब मेरा 26 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कह ले या प्रोटॉन कह ले। अच्छा, अब परमाणु भार निकाल लेंगे। परमाणु भार क्या है, तो परमाणु भार जो है वो 56 ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या है, परमाणु भार कितना है दोस्तों, 56 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रखा था, क्या आपसे पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो परमाणु भार माइनस फॉर्मूला क्या जानते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। परमाणु भार बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस, यानी आप समझ लें कि m = n प्लस में p होता है। हमसे क्या निकालना है, हमसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, तो n = क्या हो जाएगा, m माइनस में p। तो 56 माइनस में 26 = में 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम, जिसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, को देखने के लिए कौन सा प्रिज्म का उपयोग लाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 रॉक सॉल्ट। क्या, रॉक सॉल्ट। थोड़ा सा और हम जान ले इसके बारे में, थोड़ा सा क्या है, एक फ्लिंट कांच यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, फ्लिंट कांच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो फ्लिंट कांच का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो विद्युत बल्ब तथा प्रकाशीय यंत्र बनाने में किया जाता है। अच्छा, फ्लिंट कांच का फॉर्मूला क्या होता है, तो K2O × PbO × 6SiO2। अगर इस तरह का मैं जो भी फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ या जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो आप वीडियो को पॉज करें और वहाँ पे कॉपी पे आप नोट कर लें। ऐसे ही आपको फॉर्मूला तो पूछेगा नहीं, जनरली आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि फ्लिंट कांच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्रुक्स कांच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो चलिए, क्रुक्स वर्ड भी आ गया है, तो क्रुक्स कांच का जो प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CeO2। क्या, CeO2। तो क्रुक्स कांच का प्रयोग जो है दोस्तों, उपयोग लेंस के निर्माण में किया जाता है। किसके लिए, लेंस के निर्माण में जो है वो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। या ये भी कह ले कि धूप चश्मा का उपयोग में, धूप के चश्मे में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन का 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, कहता है 5 नंबर, कहता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण का पृथ्वी का 1/6 है। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kg F है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा।
अब यहाँ पर स्मॉल जी का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। इस तरह का आपको हिंट जो है एग्जाम में ऑलरेडी दिया हुआ जा चुका है। तो आप पहले ध्यान में रखेंगे कि जो चंद्रमा का भार होता है ना, चंद्रमा पर भार होता है वो क्या होता है, तो पृथ्वी पर भार का 1/6 होता है। ध्यान में रखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 90 kg दिया हुआ है, पृथ्वी पर भार कितना दिया हुआ है, 90 kg दिया हुआ है, तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, 15 kgf। ध्यान में रखेंगे 15 kgf, ठीक है। अब 15 kgf दिया हुआ है, यानी यहाँ पर स्मॉल एफ का जी का वैल्यू दे रखा है, तो 15 गुने आराम से 10 न्यूटन लगा लेंगे आप, यानी कितना हो जाएगा 150 न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कंप्यूटर कई तरह से डेटा को मैनिपुलेट करता है। ई मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं, मैनिपुलेट तो करता है ठीक है, लेकिन ई मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, प्रोसेसिंग। क्या है, प्रोसेसिंग। एक तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में कई तरह का जो डेटा को मैनिपुलेट करता है, और इन जो नहीं मैनिपुलेट करता है, यानी ई मैनिपुलेशन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोसेसिंग कहते हैं। लेकिन एक वर्ड आया है इसमें बहुत अच्छा, ये है बैचिंग। बैचिंग क्या होता है, तो कंप्यूटर में बिना यूजर के, क्या है, बिना यूजर के इंटरेक्शन के यदि कोई कार्य संपन्न होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, बैचिंग कहते हैं। एक बार फिर से, कंप्यूटर में बिना यूजर के इंटरेक्शन के यदि कोई कार्य संपन्न होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, बैचिंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको हम आणविक कैंची भी कहते हैं, की तरह उपयोग किया जाता है किसे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस को। क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक वर्ड इसमें और आया हुआ है, लाइगेज। लाइगेज क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लाइगेज एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है, जिसका प्रयोग क्या होता है, जीन को जोड़ने में किया जाता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, जीन को जोड़ने में किया जाता है। लाइगेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जिसका प्रयोग हम जीन को जोड़ने में किया जाता है। इसका अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस एल्कोहलिक पेय को बिना आसवन के निर्मित किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, वाइन, ठीक है। क्या है इसका दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, वाइन। अच्छा, वाइन जो होता है एक्चुअली से ये बनता किस चीज से है, तो वाइन जो है ना मुख्य रूप से इथाइल अल्कोहल, क्या है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, इथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल का ये मुख्य रूप से अवयव यानी इथाइल अल्कोहल से बनता है। इसका फॉर्मूला अगर हम देख लें, केमिकल फॉर्मूला, तो C2H5OH, OH यही अल्कोहल है जिसको फंक्शनल ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। तो क्या है, C2H5OH, यानी वाइन किससे बनता है, एल्थाइल अल्कोहल से। ध्यान में रखेंगे, कभी भी आप मिथाइल अल्कोहल नहीं लगाएंगे। अगर आप ये कह लीजिए जाए कि अगर किसी वाइन में 100% इथाइल अल्कोहल हो जाए तो उस तरह के अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, अगर किसी भी वाइन में अगर 100% इथाइल अल्कोहल हो जाए ना, तो उसको हम अल्कोहल न कहकर बल्कि हम परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। क्या, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आप कभी भी इथाइल अल्कोहल की जगह पर मिथाइल अल्कोहल नहीं मारेंगे। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा कि किस चीज का बना होता है, तो आपके ऑप्शन में आप कॉपी पर लिख लीजिए, छाप लीजिए, जहां दिमाग में लगाना है लगा लीजिए। इथाइल अल्कोहल भी ऑप्शन में रहेगा और मिथाइल अल्कोहल को कभी भी मिथाइल अल्कोहल नहीं लगाएंगे, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल का एक्चुअली फॉर्मूला होता क्या है, CH3OH, ये है मिथाइल अल्कोहल। जबकि मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इथाइल अल्कोहल का क्या होता है, C2H5OH, ये है आपका मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। जबकि ये है क्या है, सॉरी, ये है मिथाइल अल्कोहल और ये क्या है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, वाइन बनता कैसे है, तो वाइन तो ठीक है, वाइन तो कोई भी चीज को बहुत ज्यादा सड़ा करके भी बनता है। और एक और चीज है रम, विस्की, रम है, ब्रांडी है। रम कैसे बनता है दोस्तों, तो रम जो है वो रम किससे बनता है बता दूं मैं आपको, तो रम जो है दोस्तों ये सीरा से बनता है। रम किससे बनता है, सीरा से। जबकि ब्रांडी किससे बनता है, अंगूर से। वैसे मेरी पहुंच अभी यहाँ तक नहीं है ना, तो आप अभी पूछेंगे सर विस्की किस चीज़ से बनता है, तो ये सब चीज़ फालतू का क्वेश्चन है, यहाँ तक अभी मेरी पहुंच नहीं है। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि सर वाइन तक पहुंच है क्या, तो नहीं, अभी मेरी पहुंच यहाँ तक नहीं है। रम किससे, सीरा से, जबकि ब्रांडी अंगूर से बनता है। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। 9 क्या कहता है, मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर द्वारा दिया गया एक सामान्य नियम, जिसको थंब रूल है, कहते हैं कि चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या
कितने महीनों में दुगनी हो जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कितना? 24 महीनों में जो है इसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या दुगनी हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें जान ले कि ट्रांजिस्टर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का निर्माण जो है सबसे पहले जॉन बार्डिन ने किया था। ऐसे 3 व्यक्ति मिलकर के किए थे, जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले एवं ब्रेटन ने मिलकर के जो है वो ट्रांजिस्टर का निर्माण सबसे पहले किया था। अगर हम आपसे पूछ दें कि सामान्यतः ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः अगर जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप 2 प्रकार के लगाएंगे, एनपीएन एंड पीएनपी। ध्यान में रखेंगे, एनपीएन एंड पीएनपी। ऐसे तो ट्रांजिस्टर को प्रकार जो है वो 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना, मॉसफेट एंड जीफेट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 क्या कहता है? मृदा सॉइल में चूना मिलाने से मृदा क्या होती है? ठीक है, तो जब मृदा सॉइल में चूना मिलाएंगे, ठीक है, जब चूना मिलाएंगे तो मृदा कम अम्लीय होता है। क्या होता है? मृदा कम अम्लीय हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अब एक चीज और भी बना लेंगे कि क्षारीय मृदा को खेती योग्य बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो जब क्षारीय मृदा हो और उसको खेती के योग्य बनाना हो तब आप उसमें जिप्सम मिलाएंगे। तो जिप्सम का फॉर्मूला देख लेंगे हम। आणविक फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ठीक है, क्षारीय मृदा को खेती योग्य बनाने के लिए उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे ये भी पूछ देगा कि सर मृदा का पीएच मान है ना वो कितना होना चाहिए, यानी अधिक उत्पादकता के लिए, है ना, जब पैदावार अधिक बढ़ाना हो तो कम से कम जो है वो पीएच मान इसका जो है 5.5 से लेकर के 7 तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद और भी हम देख ले कि सर पौधे के लिए मृदा में कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने बता देते हैं हम आपको कि 17 जो है वो कम से कम इसके पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अम्लीय मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ये तो क्षारीय मृदा मैंने बताया कि क्षारीय मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जबकि अम्लीय मृदा को अगर अधिक उपजाऊ बनाना हो तो क्या मिलाएंगे उसमें हम चूना मिलाएंगे, CaO मिलाएंगे। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्र पानी में रहते हैं वे कहाँ होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अपरदभोजी। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, क्यों ये गहरे पानी में जो होते हैं वो क्यों? क्योंकि वहां पे जो होता है ना वो ऑक्सीजन तथा सूर्य का प्रकाश का अभाव रहता है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? नेपथीन्स है। नेपथीन्स क्या है दोस्तों? नेपथीन्स क्या है? तो नेपथीन्स जो है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? देखेंगे जरा। कहता है अकार्बनिक तत्व जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। क्या है? पी मतलब क्या है? यहाँ पे फास्फोरस है। अच्छा, ये देखेंगे ये क्या है? ये पी जो होता है, फास्फोरस जो होता है ना वो एटीपी के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में उपस्थित होता है? एटीपी के रूप में उपस्थित होता है। अच्छा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या मतलब है ये? तो एंडोसाइन क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? ध्यान में रखेंगे, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान में रखेंगे, फॉस्फेट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल अध्यारोपित होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 12 × 10⁻⁴ न्यूटन। अगर सॉल्यूशन आप चाहेंगे तो आप दाब इक्वल टू यानी P इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं? फोर्स बाय एरिया। P इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं? फोर्स बाय एरिया। अब आपको प्रेशर दिया हुआ है 12, फोर्स आपको पता करना है 1 बाई इतना। इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो 12 × आप क्या करेंगे? 10⁻⁻ कितना लिख सकते हैं? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखेंगे। और भी छोटे छोटे फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान जो होता है 1.013 × 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
इसके बाद मैं एक और चीज़ बता दूं इसमें कि 1 सेंटीमीटर पारा दाब पे, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है 1 सेंटीमीटर पारा दाब जो होता है यानी पास्कल इक्वल टू क्या होता है 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 कहता है, हाँ 15 नंबर दोस्तों कहता है प्रश्न, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दिल में, ठीक है। जबकि वृक्क के क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो वृक्क के क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। इस चीज को मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और छोटे छोटे फैक्ट्स को बताते चल रहा हूँ, आप कभी भी घबराएंगे नहीं, ठीक है। मैं इसमें अब मैंने अभी बताया आपको कि वृक्क के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहता है। ये सब क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता ही है, इसलिए मैं आपको जहां भी रास्ते में मुझे मिल रहा है मुझे बताना चाहिए, वैसे मैं आपको बताते चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपको मैं अपने पिछले सेट में यानी सेट नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था, आपसे पूछ रहा है कि मोल्स इक्वल टू पूछ रहा है कि कितने मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। स्मॉल m मतलब दिया गया भार बटा कुल भार, तो दिया गया टोटल भार कितना है 12, जबकि ऑक्सीजन में टोटल भार कितने होते हैं 32। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.375 आपको मिलेगा, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि मोल में क्या होता है ना कि एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या नियत रहती है, ठीक है। ये एवोगाड्रो, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या नियत रहती है, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ दें कि एवोगाड्रो नंबर का एक एवोगाड्रो नंबर बराबर कितने अणु होते हैं, तो एक एवोगाड्रो यानी जिसको एवोगाड्रो को हम N0 से भी डिनोट करते हैं, तो एक एवोगाड्रो बराबर जो अणु होते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 कहता है कि नायलॉन किसका उदाहरण। तो नायलॉन जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पॉलीएमाइड का उदाहरण है। नायलॉन का निर्माण किसने किया था, अगर हम आपसे पूछ दें कि नायलॉन का निर्माण किसने किया था, तो कोरोथर्स ने। किसने, कोरोथर्स ने, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना ग्रेफाइट के समान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बीएन। बीएन का मतलब क्या है पे, बोरोन नाइट्रेट। बीएन का मतलब क्या है, बोरोन नाइट्रेट। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आवेश जो है वो सदिश राशि नहीं है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे दोस्तों। 20 क्या कहता है, कहता है हीमोफीलिया, हाँ हीमोफीलिया के संदर्भ में कौन असत्य कथन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यह एक प्रभावी रोग है। जी बिल्कुल नहीं, यह एक प्रभावी रोग नहीं है। यह रोग जो होता है ना वो जेनेटिक में होता है, जो कि पुरुषों में ही होता है, ध्यान में रखेंगे। हीमोफीलिया कैसा रोग है, जेनेटिक रोग है, जो कि पुरुषों में ही होता है, इसलिए ये क्या है, ये प्रभावी रोग बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, वायु प्रदूषण या निरोध हो या बचाव हो एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1981। पहले तो आप इसको वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, इसको वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, और इससे रिलेटेड मैं जो भी आपको प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं, जो भी फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप दिमाग में कॉपी पे जहां छापना है छाप लीजिए। एग्जाम में एकदम पक्का एक क्वेश्चन आ सकता है, 90% उम्मीद है। मैं ये तो अन्य लोगों की तरह नहीं कहूंगा कि आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन एकदम बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल पूछता ही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वायु प्रदूषण चाहे बचाव हो या नियंत्रण हो अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1981 में। और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट जान ले, जैसे अगर आपसे पूछ दे कि जल, ठीक है, जल अधिनियम कब लागू किया गया। तो जल अधिनियम का मतलब प्रदूषण और संरक्षण दोनों से है, ठीक है। तो जल अधिनियम कब लाया गया दोस्तों, तो 1974 ईस्वी में। क्या, 1974 ईस्वी में। अगर हम आपसे पूछ दे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया दोस्तों, तो ये 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अच्छा, एक और चीज है, वन्य जीव अभ्यारण्य कब लाया गया। ये वन्य है, हम ध्यान रखेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण कब लाया गया अधिनियम, तो 1972 में, ठीक है, 1972 में। जबकि वन अधिनियम पूछ दे, क्या है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। ये वन अधिनियम अगर आपसे पूछ दे
तब आप क्या लगाएंगे 1927 ईस्वी में। ये सब चारों के चारों जितने भी फैक्ट्स बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत ही काम देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मनुष्य का पश्च मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होता है, जिनमें से एक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अनुमस्तिष्क। ठीक है, वैसे 3 भाग में बटा कौन कौन सा होता है? मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ध्यान में रखेंगे। तो अच्छा, इसमें जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो सेरेब्रम का अच्छा काम क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेरेब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है दोस्तों? सेरेब्रम है। इस चीज को पहले ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये बुद्धि, विवेक, ज्ञान को केंद्रित करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्न में से कौन सा लोहा का खनिज है? तो लोहा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है मैग्नेटाइट लोहा का खनिज है। अच्छा, लोहा का खनिज के बारे में और थोड़ा हम जान ले तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनरिट है या सिडेराइट है। मैग्नेटाइट का आणविक सूत्र हम देख रहे तो Fe3O4 है, ये हो गया मैग्नेटाइट का Fe3O4। इसके बाद फिर हेमेटाइट का बात कर ले तो Fe2O3 है। ठीक है, Fe2O3 है। अच्छा, लिमोनोराइट की बात कर ले तो लिमोनोराइट का क्या हो जाएगा? Fe2O3 × 3H2O। ये सब हम आपको बताते जा रहे हैं, आप कॉपी पे नोट करते जाइए वीडियो पॉज करके। इसके बाद एक और है सिडेराइट। सिडेराइट का क्या हो जाता है? तो FeCO3। ठीक है, एक बाद और इसमें आया है मैलेकाइट। क्या है ये दोस्तों? ये मैलेकाइट। तो मैलेकाइट किसका अयस्क है? तो मैलेकाइट जो है दोस्तों वो कॉपर का अयस्क है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, पेलोरोसाइट किसका? पायरेलुसाइट किसका है? तो पायरेलुसाइट जो है दोस्तों ये किसका है? मैग्नीज का है। पायरेलुसाइट किसका है दोस्तों? ये मैग्नीज का है, सॉरी मैग्नीज का है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। जबकि कैसिटेराइट क्या है? तो कैसिटेराइट जो है दोस्तों ना वो टीन का ये अयस्क है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 24 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि BGR क्या है? BGR34 किस रोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मधुमेह यानी डायबिटीज से संबंधित है। अच्छा, डायबिटीज किसके कमी के कारण होता है? तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे मैं आपको समझ लूंगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है कि 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का एक वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा? ये ज़्यादा लॉन्ग है तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए सारे एग्जाम्स के लिए जो है ये विको टर्मरिक साबित होगा। जहां लगाइए उतना ही, जितना लगाइएगा उतना ही फायदा होगा। अगला सेशन हम कल लेकर के आएंगे। धन्यवाद।